गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पोलिनेशन का अध्ययन किया था कि प्लांट्स में पोलिनेशन की क्रिया कैसे होती है। पोलिनेशन के बाद अपन आज फर्टिलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स के संलयन को सिनगेमी या निषेचन कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रोपा पादप में की है और इसकी जो क्रिया है वो कई चरणों में पूर्ण होती है। इन चरणों का अपन एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन बने हैं उनका जर्मिनेशन कैसे होगा, तो पोलिनेशन के पश्चात पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं और ये वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुंचकर कुछ शर्करा युक्त पदार्थों का अवशोषण करके फूल जाते हैं पोलन ग्रेन, जिससे पोलन ग्रेन का जो इंटाइन है वो फूलकर एक्जाइन में स्थित जनन छिद्र में से एक नलिका का निर्माण करता है। इसे ही पोलन ट्यूब कहते हैं। यानी जो पोलन है, पोलन ग्रेन है, उससे पोलन ट्यूब का जो निर्माण है वो स्टिग्मा के ऊपर होता है। अधिकांश एंजियोस्पर्म और कैप्सुला में एक ही पोलन ट्यूब होती है, जिसे इसको मोनोसाइफोनस कहते हैं। लेकिन मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल में एक से अधिक परागनलिकाएँ होती हैं। इनको पॉलीसाइफिनिस अवस्था कहते हैं। परागनलिका यानी पोलन ट्यूब में से होकर वर्तिका में आती है। नहीं, जो परागनलिका है वो वर्तिकाग्र से होकर और वर्तिका में आती है, स्टाइल में आती है। जो परागकण में स्थित नलिका केंद्र और जनन कोशिका समेत समस्त पदार्थ इस नलिका में आ जाता है, जिससे नलिका केंद्र परागनलिका की वृद्धि का नियंत्रण करता है और यह परागनलिका के सिरों पर स्थित होता है। जनन कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये नर युग्मक मेल गैमीट और नॉन मोटाइल होते हैं। परागनलिका शिरस्थ वृद्धि होती है परागनलिका की, और यह रसायन अनुवर्तन गति प्रदर्शित करती है। फिर है परागनलिका वृद्धि के लिए बोरोन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है और उसके लिए उपयुक्त ताप भी 20 से 30 डिग्री माना गया है। दूसरा है बीजांड में प्रवेश, यानी पहले परागकण का अंकुरण होगा स्टिग्मा के ऊपर और उसमें जो उससे परागकण से ये पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, जो स्टाइल में होती हुई आगे ओव्यूल के अंदर जाएगी। तो जो नर युग्मक या जो परागकण है उसका जो केंद्रक है उस पर समसूत्री विभाजन से दो तरह के केंद्रक बने हैं। उनमें से एक जो केंद्रक है वो काई केंद्रक और दूसरा है वो मेल गैमीट कहलाता है। अब है परागनलिका की जो वृद्धि है उसके लिए भी कुछ तत्व जैसे बोरोन और कैल्शियम है। उनमें मुख्यतः बोरोन ज़्यादा है और उपयुक्त तापमान भी चाहिए। अब बीजांड में एंट्री कैसे करती है पोलन ट्यूब, यानी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अंडाशय में पहुंचकर परागनलिका का सिरा बीजांड की ओर मुड़ जाता है, जिससे एक परिपक्व बीजांड जिसमें भ्रूणकोश का निर्माण हो चुका होता है अंडाशय के परागनलिका को की ऑब्ट्यूरेटर्स बीजांड द्वार की ओर निर्देशित करती हैं। बीजांड में परागनलिका का जो प्रवेश है पोलन ट्यूब का, उसके 3 पथ हैं। पहला इसमें है बीजांड द्वारीय प्रवेश, जिसको वो पोरोगेमी कहते हैं। इसमें जो पोलन ट्यूब का प्रवेश है वो माइक्रोपाइल से होता हुआ आगे बढ़ता है। ये विधि कैप्सुला और अधिकांश एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। दूसरा है इसमें चलेजोगेमी। इसमें परागनलिका बीजांड के चलेजा में प्रवेश करती है। यह विधि केजुराइना पादप में पाई जाती है और इसके अलावा ये अमलतास है बेटुलाइन में भी पाई जाती है। तीसरी है इंटेग्यूमेंट या अध्यावरणों के मध्य से प्रवेश। इसमें परागनलिका बीजांड के इंटेग्यूमेंट को तोड़कर अथवा बीजांड वरंत को भेदकर निभाग तथा बीजांड द्वार के बीच किसी भी स्थान से प्रवेश कर सकती है। अध्यावरण से कुकुरबिटा में तथा बीजांडवरण से पिस्टेशिया और पोपुलस में प्रवेश करती है।
इसमें तीसरा है फिर, यानी जैसे ही वो ओव्यूल में एंट्री करती है, ओव्यूल के बाद वो एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है। तो तीसरा पॉइंट है कि जो पोलन ट्यूब है वो भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करती है। प्रागनलिका अंडाशय में पहुंचकर बीजांड द्वार की तरफ वृद्धि करती है, जैसा कि आप लोगों को ऊपर डायग्राम में भी दिखाया गया है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद यह एग अपरेटस की तरफ वृद्धि करती है, क्योंकि सिनर्जिड जो प्रागनलिका को आकर्षित करने के लिए हार्मोन स्रावित करती हैं, अर्थात बीजांड में प्रागनलिका कीमोट्रोपिक गति दर्शाती है। प्रागनलिका के नज़दीक आने पर ये जो सिनर्जिड है वो नष्ट होना प्रारंभ कर देती हैं और नष्ट होते हुए सहायक कोशिका में से होकर प्रागनलिका एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। इस समय नलिका के शीर्ष पर स्थित काई केंद्रक नष्ट हो जाता है और जो प्रागनलिका का जो सिरा है, प्रागनलिका का सिरा भ्रूणकोश में पहुंचने के पश्चात फूलकर फट जाता है। प्रागनलिका के फटने से इसके सभी अंतर्वस्तुएं दोनों युग्मक सहित भ्रूणकोश की नष्ट होती हुई सहायक कोशिका में मुक्त हो जाती हैं। नष्ट होती हुई सहायक कोशिका में इस क्रिया के बाद दो गहरी कणिकाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें एक्स बॉडीज कहते हैं। ये दो होती हैं। दोनों एक्स बॉडीज नष्ट होते हुए नलिका केंद्रक और सहायक कोशिका के केंद्रकों से बनती हैं। इसमें लास्ट है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मकों का संलयन कैसे होता है। इसके लिए प्रागनलिका के भ्रूणकोश में आने से पहले या बाद में, अर्थात निषेचन के कुछ समय पूर्व, दोनों ध्रुवीय केंद्र पोलर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में संलयित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें संयुक्त होने से एक द्विगुणित 2n केंद्रक और एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है तथा एक द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है। इसे सिनगेमी कहते हैं और इस क्रिया को ही ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन करते हैं। दूसरा नर युग्मक है वो दो ध्रुवीय केंद्रकों के समेकन से बने द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से संयोजित होता है और इस क्रिया में त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस त्रिसंलयन के फलस्वरूप एक 3n, जिसको अपन त्रिगुणित केंद्रक भी कहते हैं, का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। एंजियोस्पर्म में एक ही समय में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज है वो नवाशियन ने लिलियम और फर्टिलेरिया में की थी। डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया में 5 केंद्रक और 3 युग्मक भाग लेते हैं। द्वितीयक निषेचन और त्रिसंलयन एंजियोस्पर्म का एक विशिष्ट और सार्वभौमिक लक्षण है। यानी एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है ये एक यूनिक कैरेक्टर है और जिसको ट्रू फर्टिलाइजेशन से बने द्विगुणित युग्मनज से ही आगे चलकर भ्रूण का निर्माण होता है और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बने त्रिगुणित केंद्रक, जिसे 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी कहते हैं, इससे आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो वृद्धि होते हुए भ्रूण को पोषण देता है। द्विनिषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक तथा द्वितीयक युग्मनज के अतिरिक्त भ्रूणकोश में उपस्थित एंटीपोडल जो सेल है और सिनर्जिड सेल हैं वो सभी युग्मनज को पोषण प्रदान करके नष्ट हो जाती हैं और अचल नर युग्मक का स्थानांतरण मादा युग्मक तक प्रागनलिका के द्वारा ही किया जाता है। इसे साइफनोगेमी भी कहते हैं। जब एक से अधिक प्रागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। आगे निषेचन के बाद में कुछ घटनाएं होंगी जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का परिवर्धन होगा जो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देगा और साथ ही इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आएगा जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विभिन्न अवस्थाओं में होगा और मोनोकोट और डाइकोट में एम्ब्रियो का परिवर्धन है वो भी अलग अलग तरीके का होता है जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।